हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 14 से लेकर 20 फरवरी 2024 के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिला कांगड़ा में किस स्थान पर अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डगवार। डगवार हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है और यहाँ पर अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है और इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परामर्श सेवाएं देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत दूसरे चरण में 1 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है फ्रेंड 40%। इसके अलावा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले युवाओं को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि उन युवाओं की कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और उसके बाद उनके पास जो वो व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सरकार द्वारा आमजन को राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे हेतु किन लोक अदालतों को आरंभ किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतें। कुछ डिटेल्स जान लेते हैं राजस्व लोक अदालतों के बारे में। इंतकाल राजस्व लोक अदालत एक विशेष प्रकार की लोक अदालत है जिसमें भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों को सुलझाने के लिए इंतकाल राजस्व लोक अदालत की जाती है। ये अदालत उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनके पास भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी मामला पेंडिंग है, जैसे कि इंतकाल, उसके बाद है बंटवारा और उसके बाद है सीमांकन, मतलब भूमि की सीमाओं का निर्धारण। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंतकाल राजस्व लोक अदालत में कैसे भाग ले सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र भरना होगा और उसके बाद उसे अपने नज़दीकी तहसील या उप तहसील में उस आवेदन पत्र को कंप्लीट तरीके से फिल करना होगा और आवेदन पत्र के साथ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी जमा करना होगा, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड, रसीदें इत्यादि। उसके बाद एक सुनवाई की तारीख दी जाएगी, उस तारीख को अदालत में उपस्थित होना होगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालत से रिलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सरकार कौन से ग्राम स्थापित करने जा रही है? इसका आंसर है फ्रेंड्स पर्यटक ग्राम। सेनानियों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए राज्य सरकार पर्यटक ग्राम की स्थापना करेगी। इससे सैलानी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगे, जिससे वहां के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और इसके साथ ही हिमाचली संस्कृति का भी देश और विदेश में प्रचार प्रसार होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल के किस युवा वैज्ञानिक को जापान में यंग रिसर्च अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर पंकज अत्री जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते हैं। डॉक्टर पंकज अत्री जी जिला सिरमौर के एक प्रभावशाली वैज्ञानिक है जो एट प्रेजेंट टाइम में जापान के क्यूशू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और वे एप्लाइड प्लाज्मा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्हें 2023 में एशिया पैसिफिक फिजिकल सोसाइटी डिवीजन ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स यंग रिसर्च अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा डॉक्टर पंकज अत्री जी की शिक्षा कहाँ हुई है और उनका जन्म कहाँ हुआ है इसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर पंकज अत्री जी की जो स्कूली शिक्षा है वो डीएवी स्कूल नाहन में हुई है और उसके बाद उन्होंने बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन से 12वीं कंप्लीट की है और उसके बाद डिग्री कॉलेज नाहन से बीएससी तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी और पीएचडी कंप्लीट की है। इसके अलावा डॉक्टर पंकज अत्री जी का जन्म 9 मार्च
1983 को हरियाणा के कालका में हुआ। इसके अलावा डॉक्टर पंकज अत्री के माता पिता का नाम है स्वर्गीय संतोष शर्मा जी और जगदीश शर्मा जी। डॉक्टर पंकज अत्री जी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं। गांव का नाम है मछाड़ी और प्रॉपर जो एड्रेस है वो है मछाड़ी गांव, नैना टिक्कर, पच्छाद तहसील, जिला सिरमौर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स रघुवर दास जी को। 18 अक्टूबर 2023 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। रघुवर दास जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी जान लेते हैं। रघुवर दास जी का जन्म 3 मई 1955 ईस्वी को जमशेदपुर बिहार में हुआ था और जमशेदपुर बिहार 8 प्रेजेंट टाइम में झारखंड में स्थित है। और इसके अलावा रघुवर दास जी का जो राजनीतिक दल वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसके अलावा रघुवर दास जी के पद के बारे में भी जान लेते हैं। 2014 से 19 तक रघुवर दास जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद 2019 से 2023 तक रघुवर दास जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और 2023 से रघुवर दास जी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है फ्रेंड्स कोची में। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोची में हुआ था और ये 10 से 13 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया था। तो डेट भी ध्यान रखना है कि जो 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजन हुआ था इसे कोची में आयोजित किया गया था 10 से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक। और ये कांग्रेस राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित की गई थी और इस कांग्रेस में कृषि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी। वो कौन कौन से पहलू हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कृषि उत्पादन से संबंधित, कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि नीति। इसके अलावा ये कांग्रेस भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था और इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मंजूर जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जमरानी बांध परियोजना के बारे में। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है और ये नैनीताल और रामपुर जिलों के 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिलों के 47,607 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। जमरानी बांध परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई, बिजली उत्पादन तथा पेयजल और केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी 2023 में। इसका निर्माण कार्य 2024 से शुरू होने की उम्मीद है और इस परियोजना को कंप्लीट करने का जो टारगेट रखा है, टाइम पीरियड रखा है, वो रखा गया है 2028। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। लक्सन का जन्म 1971 ईस्वी में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था, जो 25 जनवरी 2023 से देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ से 2 फैक्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले तो क्रिस्टोफर लक्सन का जन्म हुआ था 1971 ईस्वी में ऑकलैंड के न्यूजीलैंड में और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में वर्ष 2024 का ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम को मिला? इसका आंसर है फ्रेंड्स दिस मूवमेंट। द हिंदू तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 3.66 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर मतलब 12 फीट और इसकी चौड़ाई गोल पोस्ट के
दोनों खंभों के बीच की दूरी को दर्शाती है और गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.14 मीटर मतलब 7 फीट और गोल पोस्ट की चौड़ाई और ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसे हम FIH बोलते हैं इनके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाती है और ये नियम सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी मैचों में लागू होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? इसका आंसर है फ्रेंड्स CK नायडू जी। CK नायडू जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कर्नल CK नायडू थे और CK नायडू जी का जन्म 31 अक्टूबर 1895 ईस्वी को हुआ था और 14 नवंबर 1967 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। CK नायडू जी के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। CK नायडू जी को भारतीय क्रिकेट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा CK नायडू जी को महाराजा के नाम से भी जाना जाता है और CK नायडू जी को जिन्होंने 1932 से 1936 ईस्वी तक भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है और नायडू जी ने 1946 ईस्वी में भारत के लिए पहला टेस्ट शतक भी बनाया था। इसके अलावा CK नायडू जी को 1958 ईस्वी में पद्मश्री तथा 1967 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और CK नायडू जी की कुछ उपलब्धियां हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे CK नायडू जी भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेलने वाली खिलाड़ी थे और भारत के लिए पहला टेस्ट शतक बनाने वाले भी खिलाड़ी थे और CK नायडू जी ने भारत के लिए पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने वाले भी कप्तान थे और भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी थे। तो ये 4 उपलब्धियां हैं CK नायडू जी के बारे में, तो इनको भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के लिए किस पदार्थ के एकत्र होने से थकान होती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है C3H6O3 और ये एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अम्ल है जो कई जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैक्टिक अम्ल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये त्वचा को नम रखने और मुहासों को कम करने के लिए सहायक है और ये पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और कब्ज को दूर करने में भी मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है फ्रेंड्स 2009। ब्रिक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, डेट भी ध्यान रखना है, 16 जून 2009 को की गई थी। फ्रेंड्स ब्रिक्स से पहले ब्रिक्स को ब्रिक नाम से जाना जाता था जिसका फुल फॉर्म था B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया और उसके बाद C से चाइना। जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था, तो उसके बाद इसे क्या प्रोनाउंस किया गया? ब्रिक्स। पहले प्रोनाउंस करते थे ब्रिक 2010 से पहले। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे ब्रिक्स के जो संस्थापक सदस्य है 2010 से पहले, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ब्रिक, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। और 2010 के बाद जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था तो ब्रिक को ब्रिक्स प्रोनाउंस किया गया, ठीक है। जैसे ब्राज़ील हो गया, रूस ये तो पहले से ही थे, भारत भी और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में इंक्लूड हुआ था और ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और वित्तीय संस्थानों में सुधार लाना। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इसके अलावा विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना। तो ये ब्रिक्स का उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक तमिलनाडु राज्य है और तमिलनाडु में स्थित निवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार और खनन क्षेत्र है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिग्नाइट का 79% भंडार तमिलनाडु में स्थित है और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत के लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और NLC निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो निवेली में खनन तथा बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों में सक्रिय है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे भारत में अन्य लिग्नाइट उत्पादक राज्य है राजस्थान,
उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है पौंडुचेरी, नेक्स्ट नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट है केरल और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के वो और अन्य राज्य हैं जहां पर लिग्नाइट उत्पाद किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, लिग्नाइट का क्या उपयोग है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लिग्नाइट का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, उर्वरक उत्पादन के लिए किया जाता है तथा ईंट निर्माण के लिए, और इसके अलावा रासायनिक उद्योगों के लिए। इसके अलावा कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है लिग्नाइट के बारे में, वो भी जान लेते हैं। जैसे भारत में लिग्नाइट का कुल भंडार लगभग 43.6 बिलियन टन है, और इसके अलावा भारत में लिग्नाइट का उत्पादन 2020 और 21 में 40.4 मिलियन टन था, और भारत में लिग्नाइट से बिजली उत्पादन 2020 और 21 में 100.8 बिलियन यूनिट था। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जितने भी गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।